नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल न्यूज इंडिया। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके राज्य के मुख्यमंत्री की वो तमाम गतिविधियां कि आपके प्रदेश के लिए उन्होंने क्या बेहतर किया और आगे क्या बेहतर करने की प्लानिंग है, किस दिशा में वो बेहतर काम करेंगे और कैसे आपके प्रदेश का भविष्य जो है आने वाले समय में उज्जवल होगा। तो चलिए बात करेंगे बिहार की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दिवंगत राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम ने पटना में लोहिया की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि लोहिया के विचारों से हम सभी प्रभावित हैं। गांधी जी, लोहिया और जयप्रकाश के विचारों से ही हम लोग आगे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार सरकार गांधी, लोहिया और जेपी को अपना आदर्श मानती है। बहुत ही कम उम्र में राम मनोहर लोहिया का निधन हो गया था, लेकिन उनके विचार आज तक सभी को याद हैं। राम मनोहर लोहिया की मूर्ति पर सीएम नीतीश कुमार ने माल्यार्पण किया। कम उम्र में लोहिया जी का निधन हुआ। सीएम नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि उनके बताए गए सिद्धांतों पर, मार्गों पर आप भी चलिए और उनको आदर्श मानते हैं सीएम नीतीश कुमार। राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि है और उस समय तो हम लोग बिल्कुल छात्र थे और पढ़ ही रहे थे और उसी समय उनका निधन हुआ था। हम तो जब यहाँ हम पढ़ते थे तो उनका निधन के पहले आकर के इनका भाषण भी हुआ था गांधी में। हम एक छात्र के रूप में इनकी बात सुनने आए थे और जब हम बच्चे रहे हैं उस समय भी अखबारों में इनके बारे में पढ़ते रहे हैं और उनको सुनने आए पहली बार, मुझे बड़ी खुशी हुई। और इनके विचारों से तो आप जानते ही हैं कि हम लोग सब प्रभावित हैं और आप सबको मालूम है कि गांधी, लोहिया, जयप्रकाश सबके विचारों से ही आगे हम लोग काम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी पुण्य आज तो जानते ही हैं, आज ही के दिन बहुत कम उम्र में उनका निधन हो गया था। जब उनका तो जन्म हुआ था 1910 में, अब मृत्यु हो गई थी 1967 में ही। तो बहुत कम उम्र में इनकी तबीयत खराब थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। इस सब लोगों को बड़ी तकलीफ हुई थी, लेकिन इनका जो विचार है वो आज तक एक एक आदमी को मालूम है और हम सब लोग उनके विचारों को ही अपना करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आज के अवसर पर, उनके जन्मदिन के अवसर पर भी आते हैं, पुण्यतिथि के अवसर पर भी आते हैं। तो इनके प्रति तो हम लोगों को बहुत ही ज्यादा इनके प्रति हम लोगों का भाव है। लेकिन चलिए ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं कि आखिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कौन थे, किस तरह से उन्होंने बेहतर काम किया। सीएम नीतीश कुमार ने क्या कहा। समाजवादी नेता थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। आज के दिन उन्हें याद किया सीएम नीतीश कुमार ने। इसके साथ ही साथ अगर बात करें आगे, देखिए 23 मार्च 1910 को यूपी के अंबेडकर नगर में इनका जन्म हुआ था। आज श्रद्धांजलि दी गई, याद किया गया इन्हें सीएम नीतीश कुमार की तरफ से। गांधी जी के अनुयायी थे राम मनोहर के पिता, ये भी कहा जाता है। और इसके साथ ही साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की अगर बात करें तो सार्वजनिक जीवन में समाजवादी विचारधारा के लिए काम करते थे। इनके बताए गए सिद्धांतों पर आज के दिन जिक्र किया सीएम नीतीश कुमार ने कि हमें चलना चाहिए, प्रेरणा मिलती है। 12 अक्टूबर 1967 को इनका जन्म हुआ। लोहिया, माफ करिए, इनका निधन हुआ था 12 अक्टूबर 1967। वहीं प्रगतिशील विचारधारा के व्यक्ति थे राम मनोहर लोहिया। प्रगतिशील विचारधारा और इसी विचारधारा को अपनाने के बाद आज के दिन कही गई। सरकार की नीतियों की तीखी आलोचना के लिए हमेशा ये जाने जाते थे और सरकार की नीतियों पर हमेशा इन्होंने सवाल भी खड़े किए जहां पर इनको लगता था कि ये बेहतर काम नहीं है। वहीं बात करेंगे झारखंड की। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के 3 साल पूरे हो गए। इसी कड़ी में सीएम हेमंत सोरेन ने गिरिडीह में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि झारखंड राज्य अलग हुए 20 साल से ज्यादा हो गए। प्रदेश में ज्यादातर बीजेपी समर्थित सरकार रही है। बावजूद इसके उन सरकारों ने जो जख्म प्रदेश की जनता को दिया, उसे भरने की पूरी कोशिश की जा रही है। सीएम ने आगे कहा कि हमारी सरकार सूबे की जनता के सुख समृद्धि के लिए हमेशा कोशिश कर रही है। इसी उद्देश्य के साथ इस योजना की शुरुआत की गई। योजना का पहला चरण 12 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक चलेगा। वहीं दूसरा चरण 1 नवंबर से 14 नवंबर तक चलेगा। इसके साथ ही सीएम सोरेन ने सभी उपायुक्तों को जन शिकायतों का फौरन निपटारा करने के निर्देश भी दिए हैं।
तो झारखंड की सोरेन सरकार 3 साल पूरे हुए, लेकिन इन 3 सालों में कई उतार चढ़ाव आपने देखे होंगे राज्य में। अभी कुछ महीने पहले की तस्वीरें आपने देखी होंगी, जिस तरह से संकट के बादल छाए हुए थे, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से कई बड़े कार्यक्रम, कई बड़ी योजनाएं आम जनता तक पहुंचाना, वो भी काबिल तारीफ। वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन मंडार में आयोजित ऐतिहासिक मुंडवा मेला में पहुंचे और अभी जनता को संबोधित भी कर रहे हैं। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। इस कार्यक्रम के नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार का उद्देश्य और सरकार की मंशा क्या है। हमारा यह झारखंड मछली रहता है, वहां छोटा भी रहता है, बड़ा भी रहता है, अजीबोगरीब तरीके के जानवर समंदर में रहते हैं और कभी कभी बड़ा मछली छोटा मछली को भी खा जाता है। तो यह भी ध्यान रखिएगा कि कभी कभी समाज के अंदर भी ऐसी गतिविधियां होती हैं जहां एक समाज दूसरे समाज को खा जाता है। यहां बिल्डिंग और बड़ा बड़ा ये बनाने से समाज की रक्षा नहीं की जा सकती। आज क्यों 20 वर्षों में सरना कोड की बातें नहीं बनी? क्यों 20 वर्षों में हमारे यहां पर सरना मसना का संरक्षण नहीं हो पाया? ऐसा क्या हो गया कि साल भर के अंदर करोड़ों रुपया सरना मसना को संरक्षण के लिए काम किया जा रहा है? जब छोटा छोटा हम लोग का सरना स्थल, मसना स्थल संरक्षण करने का सरकार काम कर सकती है, तो मुंडवा जैसे इतने बृहद पैमाने पर जुटने वाले इस जुटान स्थल की संरक्षण क्यों नहीं कर सकता? संरक्षण क्यों नहीं कर सकता? लेकिन यही खत्म नहीं होगी बात। अगर हम कोई चीज बना के जरूर दे सकते हैं, लेकिन उसको सुरक्षित, उसको बचाना वो समाज के हर व्यक्ति का काम है। आदिवासी समाज जल, जंगल, जमीन हमारे देवता हैं। यह सिर्फ आदिवासी समाज का ही देवता नहीं, बल्कि पूरा मानव जाति का देवता है। और इसी वजह से आज इस जल, जंगल, जमीन पर हो रहे अत्याचार को अगर बचाना है तो सबसे पहले आदिवासी को बचाना होगा। इस जल, जंगल, जमीन को, इस पहाड़, नदी को, इन जंगलों को अगर कोई बचा सकता है तो आदिवासी समाज बचा सकता है। दूसरा, ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बचा सकता है, ना डीएफओ बचा सकता है, ना रेंजर बचा सकता है। आज इसे तो ऐतिहासिक मुंडवा मेले की तस्वीर आप देख रहे थे, जहां पर सीएम सोरेन पहुंचे हुए तमाम उपलब्धियों को गिना रहे हैं। वहीं अब बात करेंगे समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। इसी कड़ी में सैफई पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मुलायम सिंह यादव की तस्वीर पर माल्यार्पण किया, उन्हें हाथ जोड़कर नमन किया। इसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की, जिस मौके पर रामगोपाल और शिवपाल यादव भी वहां पर मौजूद रहे, जहां सीएम नीतीश ने नेताजी के साथ पुरानी यादों को साझा किया है। सीएम नीतीश कुमार पहुंचे, अखिलेश यादव से मुलाकात की और पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धांजलि भी दी। अखिलेश यादव, साथ में शिवपाल यादव और वो तमाम बड़े चेहरे नेताजी के निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा।
वहीं 2 दिवसीय त्रिपुरा के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजधानी अगरतला पहुंची, जहां पर सीएम माणिक साह और राज्यपाल सत्यदेव नारायण ने एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति का स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रपति अगरतला रेलवे स्टेशन से अगरतला कोलकाता पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगी। 13 अक्टूबर को राष्ट्रपति त्रिपुरेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना के लिए उदयपुर जाएंगी, जिसके बाद वो गुवाहाटी के लिए रवाना होंगी। राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर अगरतला और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा फिलहाल अब कड़ी कर दी गई है और राष्ट्रपति बनने के बाद मुर्मू का ये पहला पूर्वोत्तर का दौरा है। तो राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा देखिए हर तरफ कड़ी कर दी गई है। एक बड़ी सौगात भी मिलने वाली। राज्यपाल और सीएम ने राष्ट्रपति का स्वागत किया और आगे और भी कई कार्यक्रम जिसमें शिरकत अभी होना बाकी है। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर चंबा पहुंचे, जहां पर उन्होंने चंबा में होने वाली प्रधानमंत्री विशाल जनसभा को लेकर हो रही तैयारियों का जायजा लिया। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू चंबा चौगान पहुंचे और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने कहा कि पीएम चंबा जिले और प्रदेश के लिए सौगात देने आ रहे हैं। पीएम मोदी होली बजोली परियोजना का उद्घाटन करने के अलावा चांजू में 40 मेगावाट और 38 मेगावाट क्षमता की 800 करोड़ से निर्मित होने वाली 2 जल विद्युत परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज 3 का भी शुभारंभ करेंगे, जिस पर 3000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मोदी जी का एक बार फिर से हम देवभूमि हिमाचल प्रदेश में स्वागत करने के लिए तैयार हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि कल यानी कि 13 तारीख को प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं। पहला कार्यक्रम उनका ऊना में है और ऊना के पश्चात जहां चंबा का है। चंबा एक ऐसा हमारा जिला है जो 12 जिलों में से उसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के नाते जो है वो स्थान दिया गया है पूरे देश भर में और विशेष चिंता यहाँ पर विकास को गति मिले। यहाँ के जो कठिन परिस्थितियां हैं उन कठिन परिस्थितियों में इस जिले को हम आगे कैसे ला सकते हैं, लोगों का जीवन स्तर को कैसे हम उसमें सुधार कैसे कर सकते हैं, इन तमाम सारी बातों को लेकर के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होने के नाते चंबा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और मुझे इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से इच्छा जाहिर की कि मैं चंबा का कार्यक्रम करना चाहता हूं। तो कल हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, एक तो हमारा PMGSY फेज 3 का फाउंडेशन स्टोन है जो आने वाले समय में 3000 करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल प्रदेश में हमारी सड़कें उसके माध्यम से बनेंगी। और दूसरा प्रोजेक्ट जो है हमारा 48 मेगावाट का चांजू का है और तीसरा प्रोजेक्ट हमारा चांजू देवथल का है, वो 30 मेगावाट का है। ये दोनों प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट, हाइडल प्रोजेक्ट हमारे, ये इनका शिलान्यास होगा और इन दोनों प्रोजेक्ट में लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च होगा। तो कुल मिलाकर के 3800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स चंबा में हमारे यहाँ पर समर्पित हो रहे हैं कल, यहाँ जिनके काम शुरू होंगे। और चंबा हमारा एक ऐसा जिला है जो भौगोलिक दृष्टि से जहाँ का जीवन कठिन है और लेकिन उसके बावजूद भी चंबा पर्यटन की दृष्टि से आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। और उसके साथ साथ में चंबा के लोगों के लिए हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है और केंद्र सरकार की ओर से भी हर संभव सहयोग उसमें दिया जा रहा है। तो हमारे लिए सबके लिए बहुत खुशी का विषय है और विशेष तौर से चंबा के इतिहास में प्रधानमंत्री का ये दौरा दूसरा दौरा है एक तरह का। पहले बताया गया है कि बहुत पहले इंदिरा गांधी जी एक बार आई थी और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ आने वाले हैं और हम सबके लिए गर्व का विषय है। वहीं गुजरात में इस साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर अब कस लिया है। महसाणा में बीजेपी ने गुजरात गौरव यात्रा का शुभारंभ किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यात्रा को रवाना किया है। इस दौरान गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल समेत कई नेता वहां पर मौजूद रहे। गुजरात गौरव यात्रा 5 अलग अलग मार्गों पर निकाली जाएगी।
ये तीसरी बार है कि बीजेपी ने गुजरात में गौरव यात्रा की शुरुआत की है। इसके पहले सन 2002 का वो दौर था जब तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2002 में सांप्रदायिक दंगों के बाद ये यात्रा निकाली थी। इसके बाद 2017 के चुनावों में भी इसी तरह की यात्रा लॉन्च की गई थी, जिसका सीधा लाभ बीजेपी को पहुंचा था। 2002 और 2017 दोनों के चुनावों में बीजेपी ने बाजी मारी थी। गुजरात के सीएम समेत कई नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, क्योंकि अगर हम बात करें गुजरात में तो कांग्रेस जो है सत्ता वापसी के लिए बेताब है। आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचे, जहां पर सीएम योगी ने गोलाघाट पर स्थित राधा स्वामी मंदिर में हिंदू दार्शनिक और समाज सुधारक रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि भारत दुनिया के अंदर ज्ञान की भूमि है। यहाँ वेदों की परंपरा साक्षात दर्शन होता है। वेदों की परंपरा और मंत्र ऋषियों ने उद्घाषित की है। यही भारत की परंपरा है। संतों और ऋषियों का सानिध्य भारत को मिला है। अद्वैत हो या द्वैत हो, ये मंजिल पर पहुंचने के अलग अलग मार्ग हैं। हमारे संतों ने वो रास्ते हमें दिखाए। सालों पहले स्वामी रामानुजाचार्य जी ने आक्रांताओं से बचने के लिए एक द्वैत मार्ग दिखाया। इससे पहले शंकराचार्य जी ने अद्वैत मार्ग हमको दिखाया। ये सभी दर्शन हमको अलग अलग कालखंड में दिखाई दिए हैं। पूज्य स्वामी रामानुजाचार्य जी ने राह दिखाने के लिए, लोक कल्याण के लिए, उस समय आक्रांताओं से त्रस्त इस धरती को एक नया जीवन प्रदान करने के लिए उस समय जो दृष्टि दी थी, वह भारत की दर्शन की विशिष्टता, द्वैत की वह परंपरा के साथ आगे जुड़ता है, जिसने भारत को एक नई राह दिखाई। इससे पहले शंकराचार्य जी ने अद्वैत मार्ग का अनुसरण करने की एक नई प्रेरणा दी। कालांतर में अनेक इस प्रकार के दृष्टांत हम सबको प्राप्त होते हैं, जब पूज्य संतों का मार्गदर्शन, उनका सानिध्य भारत को हर कालखंड में प्राप्त हुआ और वही दर्शन ये क्रमिक विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बना। वे आपस में एक दूसरे के खंडन मंडन पर नहीं, बल्कि एक दूसरे की बातों को पुष्ट और परिपुष्ट करते हुए आगे बढ़कर के क्रमिक एक आगे बढ़ने की प्रक्रिया का ही हिस्सा है। और भारत आज अपने पूज्य संतों की इस परंपरा पर गौरव की अनुभूति करता है। भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है। कल आपने महाकाल अवंतिकापुरी में आपने देखा होगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वहां पर महाकाल के भव्य स्वरूप के प्रथम चरण के कार्य का लोकार्पण किया गया। ये नया भारत है, अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा पर गौरव की अनुभूति करता है। हमें अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति होती है। हमें अपने वेदों पर, अपने उपनिषदों पर, अपने संतों के दिखाए गए वे विभिन्न मार्ग, जो आज दर्शन, विभिन्न प्रकार के दर्शन के माध्यम से भारत को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर कौन थे रामानुजाचार्य। 17वीं सदी के महान संत थे रामानुजाचार्य। इसके साथ ही साथ सीएम योगी ने भी आज के दिन यह जिक्र किया है उनके बारे में। 17वीं सदी के बाद अगर हम बात करें तो तमिलनाडु के श्री पेदमदूर में 1017 में इनका जन्म हुआ था। आगे अगर बात करें तो वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध थे रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य के बारे में फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। समानता और सामाजिक न्याय पर रामानुजाचार्य ने जोर दिया था और उस दिशा में हम सबको जो है बेहतर काम करना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने समाज के लिए काम किया। रामानुजाचार्य को माना जाता है कि लक्ष्मण जी का ये अवतार भी हैं। आगे अगर हम बात करें कि किस तरह से इस प्रतिमा को बनाया गया और क्या क्या इसके फिलहाल उद्घाटन के बाद क्या कहा सीएम ने, लेकिन बुलेटिन में वक्त है छोटे से ब्रेक का।